नमस्कार, केवी स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं संजीत श्रीवास्तव। आज हमारे बीच ऐसे शख्स हैं, पेशे से तो वो किसान हैं, लेकिन कृषि क्षेत्र में उनका योगदान काफ़ी व्यापक है। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और उसे छोड़कर कृषि क्षेत्र में आ गए। बिहार सरकार के कृषि मंत्री से लेकर जिला प्रशासन तक इनके कार्यों की सराहना करते हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कृषि क्षेत्र में कितनी चुनौतियां हैं, कैसे ये इतने बड़े काम को कर पाते। ये शख्स हैं ब्रजेश कुमार जी। ब्रजेश जी, केवी स्टूडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में थे ही पहले से, तो उसको छोड़ के फिर कृषि क्षेत्र को आपने क्यों चुना? नमस्कार, मैं ब्रजेश कुमार। सर, जहाँ तक सवाल है कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में था और इधर कृषि में क्यों आया, तो इसके लिए कोई सोची समझी प्लानिंग तो है नहीं। मूल रूप से शुरुआत के समय से जब मैं हमारी प्राथमिक शिक्षा और हायर सेकेंडरी तक की शिक्षा ग्रामीण माहौल में हुई है और वहाँ पे हम बचपन से कृषि और पशुपालन को देखते आए हैं। और जब उच्च शिक्षा के लिए मैं ISM धनबाद और दिल्ली गया, तो वहाँ पे हमने पाया कि आप पैसे के बल पे सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन जो जॉब सेटिस्फेक्शन है, जिस काम को करके आपको अंदर से खुशी आती है, ये कितने भी रुपया लगा के आप ख़रीदा नहीं जा सकता है इसको। और मुझे लगा कि सब लोग तो सब काम कर ही रहे हैं, मैं कृषि के क्षेत्र में काम करूं, पशुपालन के क्षेत्र में काम करूं। शुरुआत के समय में ऐसा कुछ विजन नहीं था कि मैं कृषि के क्षेत्र में ही काम करूंगा और ऐसा कुछ, बस करता चला गया। और तो प्राय लोग जैसे मानते हैं कि कृषि के क्षेत्र में उतना पैसा है नहीं। ज़्यादातर लोग इस तरीका के इंजीनियरिंग के जॉब में रहते हैं तो उसमें पैसा भी रहता है। तो क्या जब आप आ रहे थे तो सिर्फ जॉब सेटिस्फैक्शन देखा या ये भी सोचा कि इसमें आमदनी भी कर लेंगे? नहीं, आमदनी ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा कि आमदनी नहीं है। हमारे भारत की 70% आबादी कृषि पे अभी भी आधारित है। और आप देखेंगे तो पूर्व के दशकों में हमारे GDP में कृषि का अच्छा खासा योगदान रहा है। औद्योगिकीकरण जब से आई तो इसका योगदान उन्होंने डाटा के आधार पर कम दिखाया है कि भाई उद्योग से, धंधों से, अन्य चीज़ों से GDP का ज़्यादा सहयोग मिला है, कृषि का दर घटा है। लेकिन आप इसको ये नहीं कह सकते हैं कि कृषि का महत्व कम हो गया है या कृषि का योगदान कम हो गया है। GDP को आप अलग रखिए। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि मानवीय सभ्यता, संस्कृति ही कृषि पर आधारित है। आप घर से जो खाना खा के आए होंगे वो कृषि और पशुपालन का उत्पाद है। आप जो यहाँ चाय पी रहे हैं ये कृषि और पशुपालन का उत्पाद है। आप जिस सोफे पे बैठे हैं ये कृषि का उत्पाद है और आपके बदन पे जो कपड़ा है वो कृषि का उत्पाद है। तो मानवीय जीवन जो है ये दो मूलभूत आधार स्तंभों पर टिकी है, वो है कृषि और पशुपालन। हम आप मनुष्य तो छोड़िए, हमारे हिंदू सनातन धर्म में भगवान के भोग भी हमारे उगाए गए उत्पाद से लगते हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि इसमें लाभ नहीं है। अब लाभ के अलग अलग पैमाने हैं। आप कृषि से मिलेनियर बनने का सपना न देखें, ये कहना गलत होगा कि इसमें लाभ नहीं है, लेकिन ये भी कहना गलत होगा कि हम अरबपति बन जाएंगे। तो लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कृषि में कुछ लाभ है ही नहीं और आर्थिक विपन्नता आ जाएगी, ऐसा नहीं है। उसके लिए आपकी कार्यशैली अच्छी होनी चाहिए और पॉजिटिविटी होगी तो काम होगा। तो आप मुख्यतः पशुपालन के क्षेत्र में ही काम कर, पशुपालक हैं आप, पशु को आप पालते हैं। तो इस कार्य में कितनी चुनौतियाँ रहती है आपको, कैसे आप इसको अरेंज करते हैं? पशुपालन क्या इसमें स्कोप क्या है? बहुत सारे स्कोप भी हैं और बहुत सारी चुनौतियां भी हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि पशुपालन में ना एक आम धारणा बन गई है कि जो कृषि और पशुपालन करता है वो अच्छा काम नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हमारी अवधारणा,
हमारी खुद की अवधारणा, हमारे परिवार की अवधारणा, हमारे समाज की अवधारणा और हमारे राष्ट्र की अवधारणा, इन सब जगहों पे एक मूल चीज़ क्या हो गया है कि जो कृषि कर रहा है, जो पशुपालन कर रहा है, वो बेकार है। जैसे कि अभी हमारे समाज में कोई लड़का अगर किसी मोबाइल कंपनी में सेल्समैन का नौकरी करता है और उसको आप पूछिए कि आप क्या करते हैं, तो बड़े गर्व से कहेगा कि हम फलाने कंपनी के फलाना जोन के जोनल ऑफिसर हैं। लेकिन आप एक अच्छा खासा किसान जिसका 10 एकड़ का खेती हो, 10 गाय हो, दरवाजे पे ट्रैक्टर हो, कृषि यंत्र हो, और उसको आप पूछिए कि आप क्या करते हैं, तो वो कहेगा नहीं कुछ बैठे बैठारी चल रहा है। तो ये जो अपने आप को दीनहीन महसूस करने वाली कहावत है, मतलब अवधारणा है कि हम बेकार हैं। हमारे गांव में कहावत है कुछ नहीं हुआ ना तो किसान बन गए। तो जब कुछ नहीं होगा तब आप किसान बनेंगे, तो आप जीवन के विभिन्न पहलुओं पे फेल हो चुके हैं और आप यहाँ पे पास कदापि नहीं होंगे। आपको गर्व से कहना होगा। आप सिंपली समझिए ना कि एक मोबाइल के बिना आपकी ज़िंदगी चल सकती है। आप जब छोटे होंगे, मैं जब छोटा था तो बिल्कुल मोबाइल नहीं था, टेलीफोन था, और आप जब छोटे होंगे तो हमको लगता है शायद टेलीफोन भी नहीं था, लेकिन मानव जीवन था। और हमारे आपके पूर्वज के समय में तो चिट्ठी भी नहीं हुआ करता था, लोग जाते थे तब भी कुछ न्यूज़ यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र होता था, लेकिन मानव जीवन तब भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। लेकिन कृषि और पशुपालन तब भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। उसके बिना मानवीय सभ्यता नहीं रह सकती है, लेकिन मोबाइल के बिना रह सकती है। लेकिन दुर्भाग्य हमारा है कि हम मोबाइल, मैं ये नहीं कहता कि मोबाइल बनाने वाली कंपनी में जो लड़के काम करते हैं वो गलत कर रहे हैं, लेकिन जब मेरे व्यापार पे, मेरे धंधों पे, मेरे कार्यों पे सवालिया निशान उठता है कि जो कृषि कर रहे हैं वो बेकार हैं, दैट टाइम आप मोबाइल बना रहे हैं, आप कैमरा बना रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप मानव हैं, आपको भोजन चाहिए जो कृषि से ही आएगा। तो वही पशुपालन के क्षेत्र में पूछ रहे थे, क्या चुनौतियाँ रहीं आप जब इसमें आए? तो चुनौतियां तो सर बहुत है। जाहिर सी बात है कि हमारे समाज में, खास करके बेगूसराय जैसे ज़िलों में, एक मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा जिसके पिताजी किसान हो और अब जी तोड़ मेहनत करके पैसा देके और देश की सर्वोच्च संस्थान में पढ़ाए हों, तो आप समझ सकते हैं कि उस परिवार पर क्या पहाड़ टूट पड़ा होगा कि जब उनका बच्चा एक अच्छी संस्था की नौकरी छोड़ के और कहे कि गाय पालेंगे। तो चुनौतियां तो वहाँ से शुरू हुई ही कि भाई अब ये पागल हो गया, सनकी हो गया, भगाओ घर से। लेकिन उन सारी चीज़ों के बीच में ना एक सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका जज्बा, आप कितना उससे लड़ने की क्षमता रखते हैं और अंदर से आपको उस काम के प्रति कितना लगाव है, कितना पेशेंस के साथ आप कर पाते हैं। तो वो सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। परेशानियाँ, मैं आपको ना एक छोटा सा कहानी बताता हूँ। जब मैं तय कर लिया कि गाय लाऊंगा ही और फाइनल हो गया कि अगले दिन अब गाय आएगी और 20 गाय आएगी, तो हमारे पिताजी बोले कि नहीं मानेगा, गाय लेबे करेगा न। तो समझ लो कि जब भदवारी का महीना होगा, यानी अभी का समय सावन भादो का, और अंधेरी रात होगी, और जब बनहौटा बाछी खुलेगा, बनहौटा बाछी इन द सेंस कि जो बछिया कभी खुलती नहीं है, एक खूंटा से दूसरा खूंटा ले जाना भी उसको बड़ा परेशानी का सबब होता है, वैसी बछिया खुल जाएगी और उसको पकड़ने के लिए जाओगे, कीचड़ में पैर फिसलेगा और जब खूंटे की चोट लगेगी तब याद आएगी कि पिताजी कहे थे और हमने उनकी बात नहीं मानी। तो अब यहाँ पे कितना बड़ा चैलेंज है, आप इसको समझिए कि सावन का महीना है, भदवारी का, भादो का, और बरसात हुई है, अंधेरी रात है, और खूंटा का चोट लगेगा पैर फिसलने पर। बनहौटा बाछी है, गाय ने जिसका सारा एनर्जी उसके शरीर में, वैसी बाछी है, और आप उसको पकड़ने जा रहे हैं तो खूंटा का चोट लग रहा है। तो अब जो सामान्य लोग हैं वो दो तरफ जा सकते हैं। एक तो रास्ता है कि भाई इतना कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस आगे खड़ा है, निकल के भाग लो, और दूसरा है कि इसी में लग के लड़ना है। लेकिन एक तीसरे लोग हैं हमारे जैसे जो इस परिस्थिति से भी कुछ सीख लेते हैं, और हमने सीख लिया, और तब से आज तक हमने अपनी गाय को बांधा नहीं, खुला रखा, और उसका नाम दिया मुक्त गौशाला। अच्छा। तो हमारे यहाँ जब आप आएंगे तो आप पाएंगे कि हमारे यहाँ गाय को बांधते नहीं है, हम मुक्त गौशाला में गायों को रखते हैं। अब बांधेंगे नहीं तो खुलने का लफड़ा खत्म, खूंटा है ही नहीं तो गाड़ेंगे क्या। अच्छा। तो मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि परेशानियां जो हैं उससे क्या सीख लेंगे आप,
अब मजदूर नहीं मिलेगा, विभिन्न जगहों पे लोग कहते हैं कि मजदूर नहीं मिलेगा। मैं आपको छोटा सा इंसिडेंट एक और शेयर करना चाहूँगा कि जैसे मजदूर नहीं मिलता है, लेकिन आप जब पंजाब जाएंगे, हरियाणा जाएंगे, मैं अभी पिछले दिसंबर से लेकर जनवरी के बीच में हरियाणा और पंजाब के विभिन्न गांवों में घूम रहा था, मुर्राह नस्ल के पाड़ी पे रिसर्च कर रहा था और वहाँ से ख़रीदारी भी करनी थी। तो हमने पाया कि एक भी ऐसा गौशाला या भैंसशाला नहीं है जहाँ पे बिहार के, बेगूसराय के अलग अलग गांव से बच्चे, बूढ़े, जवान काम ना करते हो। अच्छा, आप ये मत भूलिए कि पंजाब अगर आपसे आगे है तो वहाँ पे मालिक है ना। हम लोग क्या सोचते हैं कि हमारा बेटा यहाँ से गया और वहाँ जाके किसी फार्म में मालिक है, मैनेजर है, ऐसा नहीं है। अच्छा, वो वहाँ मजदूर हैं, 8,000, 7,000, 10,000 की नौकरी करते हैं। अच्छा, लेकिन हमारे यहाँ लेबर नहीं मिलता है, मजदूर नहीं मिलता है। वही मजदूर जो पंजाब में 8,000 में नौकरी करते हैं, घर से हजारों किलोमीटर दूर, वो हमारे यहाँ नौकरी नहीं करते हैं। उसका एकमात्र रीजन है कि हमने मोड नहीं बनाया। आज भी हम मालिक हैं, हम कोलैबोरेशन नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, रुतबा जमाते हैं, अरे फलाना काम कर दिए रे, हम मालिक हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि मुझे पिछले 7 सालों में 2013 के जुलाई से मैं इन कामों को करता हूं, और तब हमारी उम्र मात्र 23 साल थी। और 23 साल की उम्र का लड़का और गांव आके और 10 मजदूर को अपने फार्म में लगाए हुए है। तो उसके पीछे रीजन क्या था? कभी मुझे मजदूर की कमी नहीं हुई। उसका एकमात्र रीजन था कि हमने मोड को बदला। हमारा जगह है वो लीज लैंड है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा, मैं बेगूसराय बिहार का शायद इकलौता ऐसा किसान हूँ कि गाय बांधने की ज़मीन हमारी किराए की है। जहाँ मेरा कार्यालय, जहाँ मैं बैठता हूँ, वो किराए की ज़मीन में है। जो चारा लगती है वो किराए की ज़मीन में है, और जो भूसा है वो खरीद के आता है। अच्छा। और इन सभी कामों में मेरा एक पार्टनर है, मेरा मित्र है, कौशल कुमार उसका नाम है। उसका अदम्य सहयोग है हमारे इन कामों में, और उसके सहयोग के बदौलत हमने वहाँ पे इस इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा किया और उसका नाम हमने प्लांट दिया। इन जनरली लोग क्या करते हैं, डेरा बोलते हैं हमारे यहाँ बेगूसराय में, डेरा, गौशाला, न दलान, इस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं। लेकिन हमने इसके विपरीत एक अलग नया नाम दिया, प्लांट। आप जाएंगे हमारे गांव में या हमारे जो भी जानने वाले हैं तो कहेंगे ब्रजेश जी के प्लांट पे, जबकि उस समय वहाँ पे कोई मिशनरी चीज़ें थी नहीं। अच्छा। लेकिन उसका नाम हमने प्लांट दिया। अच्छा। जो हमारे यहाँ मजदूर आए उनको हमने कहा कि अकाउंट में आपको पैसा देंगे, आपका सेविंग होगा, आपका हम पीएफ कटवाएंगे, आपका मेडिकल की सिक्योरिटी हम दिलाएंगे। विभिन्न तरह से उनको लगा कि मैं सिक्योर हूँ यहाँ। और सर अनबिलीवेबल, आप विश्वास नहीं करेंगे कि हमें कभी इस परेशानी से गुजरना नहीं पड़ा कि आज मजदूर नहीं है, गाय को कौन खिलाएगा। तो परेशानियां बहुत आती हैं, मेडिकल टर्म्स की परेशानियां हैं, गाय बीमार हो रही हैं, उसका इलाज नहीं सही तरीके से हो रहा है, बहुत सारी परेशानियां हैं। लेकिन उसका फिर समाधान उसी तरीके में कि क्या कुछ ऐसा करें। अब जैसे इन जनरली क्या होता है, लोगों की धारणा है कि गाय ना मेस्टाइटिस बहुत होती है। मेस्टाइटिस एक बीमारी होती है, थन में हो जाती है, और समझिए आपकी गाय बेकार हो गई। दूसरी एक परेशानी आती है, उसको बोलते हैं रिपीट ब्रीडिंग, कि गाय बार बार कंसीव कर रही है, हर 22वें दिन पे रिपीट में हिट में आ रही है, सीमेन दिला रहे हैं, फिर आ रही है, फिर आ रही है, उसमें आपका बड़ा लॉस होता है। तो उसका फिर क्या है ना, लोग टेम्पररी उपाय करते हैं कि डॉक्टर बुलाओ, ये करो, वो करो। हमने उसका परमानेंट उपाय कर दिया। जो मुक्त गौशाला है ना, उसमें गाय के रिपीट ब्रीडिंग के चांसेस 90% कम हो जाते हैं। अच्छा। गाय स्वतंत्र फील करती है। अभी हम आप हैं, हमारे आपके पैर हाथ बांध के और आगे में काजू फ्राई भी रख दिया जाए तो क्या अच्छा फील करेंगे हम आप? लेकिन हम आप स्वतंत्र हैं, मक्के की रोटी है, सरसों की साग भी खा रहे हैं, पूरा बेगूसराय राउंड राउंड घूम रहे हैं, तो हम स्वस्थ हैं। तो वही चीज़ें गाय के साथ भी है, तो वो स्ट्रेस कम फील करती है। और फिर मेस्टाइटिस के केस में भी वही है कि गाय को दूध निकाला, कैल्शियम बहुत प्रचुर मात्रा में तुरंत निकल जाता है। उसके बाद गाय बैठना चाहती है, जो ही गाय बैठेंगी तो उसका ट्रीट जो है वो खुला रहता है। फिर उसमें विभिन्न प्रकार के जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया इन करते हैं और गाय को थनैला होती है। लेकिन आप जब मुक्त गौशाला में रखते हैं, गाय का दूध निकाला
और गाय खुली में चली गई। दूसरा, प्रॉपर तरीके से मशीन से दूध निकाला। उस यहाँ पे भी दोनों चीज़ें हैं, एक जो आपका एम्प्लॉई है वो भी फील कर रहा है कि मैं प्लांट में काम कर रहा हूँ, ये देखो मैं मशीन से दूध निकाल रहा हूँ, और दूसरा क्या है कि आपकी गाय सिक्योर्ड है, उसका 100% दूध निकल गया है। आप जो दुहाव रखेंगे वो पता नहीं पूरा निकाला नहीं निकाला, बहुत तरह की बातें हैं, लेकिन मशीन तो ऐसी दगाबाजी नहीं करता है। तो बहुत सारी चीज़ें आप ना प्राकृतिक चीज़ों और आप कह सकते हैं कि स्पिरिचुअल आध्यात्मिक चीज़ों को ना छोड़ें और जो आधुनिक दौर है उसको भी अपनाएं। इसका जो समावेश है, ऐसा अगर हम कुछ करते हैं तो बहुत पैसा है सर, और जीवन यापन करने में कोई परेशानी सर मेरा अनुभव रहा है कि मैंने बहुत बार देखा भी है, पशुपालन विभाग में जाकर देखा है कि सबसे बड़ी समस्या होती है खासकर पशुपालकों को, वो है फाइनेंस की। इसके लिए लोन के लिए भी वो लोग लगातार लाइन में रहते हैं और बहुत कम संख्या में, हज़ारों की संख्या में लोग फॉर्म भरते हैं और मुश्किल से 10, 20 या 50 लोगों को मिलता है। तो शुरू में क्या आपको फाइनेंस की दिक्कत नहीं हुई, या जिनको अभी दिक्कत हो रही है वो कैसे उसको काम करें उस पर? फिर वही बात मैं कहूँगा सर कि हर बार ना आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि हमको 20 गाय के लिए पैसा नहीं है तो हम 2 गाय से शुरू कर देंगे। मैं जब वापस जॉब छोड़ के गाँव आया था, और आज भी मुझे याद है कि मैं 30,000 रुपये कर्ज में था, क्योंकि हमारी जो सैलरी थी वो मैं अपने पिताजी को दे दिया करता था शुरुआती दौर में, और उसके बाद मेरा पैरेलल प्लानिंग भी चलता था। जब मैं जॉब में था तो हमारा जो मित्र है कौशल, उसके साथ हमारा पैरेलल प्लानिंग चल रहा था कि हम क्या व्यापार करेंगे, और उसमें छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट हम लोग करते भी रहते थे। तो मोटा मोटी जब मैं गाँव वापस आया तो 30,000 रुपये की कर्ज में था, और आज मैं सालाना आप कह सकते हैं कि गौशाला, माइक्रो ट्रेनिंग सेंटर, दूध समिति, आदर्श भूसारी फूड प्रोसेसिंग सेंटर, इन सारे विभिन्न कामों को मिला के करोड़ों के टर्नओवर का व्यापार करता हूँ। और इसमें बहुत सारे लोगों का सहयोग है, बहुत सारे लोगों ने पैर खींचा, बहुत सारे लोगों ने गालियाँ दी, बहुत सारे लोगों ने अप्रिसिएट किया, और सबको नमन बंदन है। जिसने सहयोग किया उसका सहयोग कम है बनिस्पत उसका कि जिसने पैर खींचा। पैर खींचने वाले लोग जुनून पैदा करने में बड़ा मददगार साबित होते हैं। जब बेइज्जत करता है, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन ज़िले के एक सम्रांत व्यक्ति के दरवाजे पर मैं सुबह सुबह 6 बजे पहुँचा था। उनके पिताजी वृद्ध थे, वो बुलाए थे और मैं उनके बेटा के सामने आ गया, और वो हमारे ज़िला के बड़े पद के व्यक्ति हैं रहे हैं, और उन्होंने बड़ी बेइज्जती करी थी हमारी कि तुम जीवन के फेल आदमी हो, और मैं ऐसे व्यक्ति से बात तक नहीं करता। लोगों को नौकरी नहीं मिलती है और तुम नौकरी को लात मार के आए हो, तुम पागल हो। और मेरा अपना मानना है, मैं किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता कि नौकरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन नौकरी सेकेंडरी है। अच्छा, अगर हम मालिक हैं तो नौकरी क्यों करें? ईश्वर ने हमें मालिक बनने के लिए भेजा है। हमारी इंस्टीट्यूशन मालिक बनाने के लिए MBA क्यों करते हैं लोग? आप मालिक बनिए, आपके पास मैनेजमेंट स्किल होना चाहिए। तो हम नौकर बनते हैं क्योंकि हम सेफ जोन खोजते हैं, और हमने सेफ जोन नहीं खोजा। अच्छा, मैं क्यों ना जॉब गीवर बनूं? 2 लोगों को, मुझे हार्दिक खुशी होती है सर कि मतलब कमोबेश हमारे यहाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में कम से कम 30 एम्प्लॉई हैं। अच्छा, मार्केटिंग से लेके, गोबर उठाने से लेके, मुंशी से लेके मैनेजर, ड्राइवर तक में 30 एम्प्लॉई हैं। क्या ये कम है एक सामान्य परिवार के लड़कों के लिए कि जो 30-40 हज़ार की नौकरी करता था वो 30-40 लोगों को रोजगार दिया? सही, बहुत बड़ी बात है। अच्छा सर, आप फूड प्रोसेसिंग के भी क्षेत्र में काम करते हैं। हम दर्शकों को ये बताना, आपके माध्यम से बताना चाहते हैं क्या होता है फूड प्रोसेसिंग और कैसे पूरा यूनिट काम करता है, और आप इसमें कैसे काम कर रहे हैं? एक्चुअली हमारा क्या है कि हम जब पशुपालन करते हैं तो हमने उसमें ना शुरुआती समय से ही प्रयास किया कि पशुओं को अच्छी गुणवत्तापूर्ण पशु आहार खिलाएं। और दूसरा एक चैलेंज ये भी है कि हमारे यहाँ कृषि उत्पाद का सही मूल्य नहीं मिल पाता है, और हमारे ही कृषि उत्पाद को बड़े कॉरपोरेट जगत के लोग उसको प्रोसेस करके और फिर दोबारा हमारे लिए ही भेजते हैं, और उसका उपभोक्ता भी हम ही होते हैं।
तो इसी उधेड़-बुन के बीच में ना हम अपने पशुओं के लिए शुरुआती दिनों से ही पशु आहार बना के खिलाते थे और उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है। एक मिलिंडा एंड बिल गेट्स फाउंडेशन का ऑर्गेनाइजेशन था इलरी करके, इंडियन लाइव स्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूशन, उसके कुछ एक साइंटिस्ट थे, डॉक्टर सतीश, डॉक्टर साहू, उन लोगों के सहयोग से हमने शुरुआती दिनों में इसको शुरू किया। और बाद में दुग्ध संघ बरौनी के सहयोग से जब हमारे यहाँ माइक्रो ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना हुई, जिसके मदद से हम पशुपालक किसानों को प्रशिक्षण देते हैं, तो वहाँ भी एनडीडीबी में जब मैं गया, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड आनंद गुजरात में, तो वहाँ पाया कि पशुओं को ना, हमारे यहाँ ट्रेडिशन है बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, समस्तीपुर, इन जिलों में, कि गाय को हम दाना पका के देते हैं, जो कहीं से उपयुक्त नहीं है। एक तो महंगा हो जाता है अभी के समय में, अभी मोदी जी का ज़माना चल रहा है, अभी चूल्हा उसी के घर में जलता है जिसके घर गाय है, नहीं तो सब लोग गैस चूल्हा पे खाना बनाते हैं। तो एक तो चूल्हा जलाओ, घर में रोज़ झगड़ा कराओ, उसके बाद फिर क्या है कि उसका कीमत बढ़ जाता है। 1 केजी जलावन का कीमत 8 रुपया, 1 केजी दाना को पकाने के लिए 1 केजी जलावन में पुरता भी नहीं है, तो वो महंगा भी हो जाता है। और हम सिर्फ मक्का खिलाते हैं, मक्का में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है। तो अन्य जो चीज़ें हैं, दूध एक ऐसा भोज्य पदार्थ है जिसमें दुनिया के सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। आप मछली खाइए, उसमें कुछ और है, अंडा खाइए कुछ और है, बकरा खाइए कुछ और है, मुर्गा खाइए कुछ और है, लेकिन दूध एक ऐसा भोज्य पदार्थ है जिसमें सब कुछ पाया जाता है। और सब कुछ पाने के लिए तो आपको सब कुछ देना पड़ेगा ना, तो हम संतुलित पशु आहार दें, इसके लिए मतलब हमने इन सारी चीज़ों पे काम करना शुरू किया। और शुरुआती समय में एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, और उसके बाद ये क्या कहते हैं कि एनडीआरआई करनाल, संजोग से अपने पटना बाढ़ के एनडीआरआई करनाल के निदेशक थे आरआरबी सिंह, उनका बड़ा सहयोग रहा। और इन सभी लोगों के सहयोग से हमने एक छोटा सा यूनिट खड़ा करने का प्लान किया। और हमारे ज़िला के नामी ग्रामी कृषि उद्यमी नवनीत रंजन, भोसारी फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक, और उनका सहयोग रहा। और हमने फिर एक ऐसा पशु आहार का कारखाना आप कह सकते हैं लगाया, जिसमें हम 2-3 प्रकार के, एक आदर्श भोसारी फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाया, और उसमें एक भोसारी घट्टा, एक भोसारी संतुलित पशु आहार और भोसारी पशु बेसन, और बाद में समय में चल के हम अभी भोसारी लेयर फीड भी बनाते हैं। वो क्या है कि हम लोकली किसानों से, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय के ज़िलों के किसानों से गेहूं, मक्का, चुन्नी, चोकर, खल्ली, राइस ब्रान, ये सब खरीदते हैं, और उसका एक संतुलित मात्रा में एनडीआरआई के गाइडलाइन में और बिहार वेटनरी कॉलेज के गाइडलाइन में क्या संतुलित मात्रा होना चाहिए, उसको डाल के और पशुओं के लिए दाना तैयार करते हैं। सर, बेगूसराय में जैसा कि आप भी जानते हैं कि बेगूसराय दूध उत्पादन के क्षेत्र में थोड़ा ज़्यादा फ्रूटफुल एरिया है, और यही नहीं, इसके अलावा अगल बगल के जो एरिया हैं, लखीसराय हो गए, खगड़िया हो गए, वो लोग भी इसी में, और बेगूसराय में सबसे ज़्यादा 8 लाख से ज़्यादा लीटर प्रतिदिन दूध का उत्पादन होता है। लेकिन इस बार अभी जैसे कोरोना का काल जो चल रहा है, उसमें दूध बिकना बहुत मुश्किल हो गया, बहुत दूध बिके भी नहीं। वो तो आप लोग का रहा, शुक्रगुजार की जो डेयरी चला रहे हैं उन्होंने उसका किसानों का दूध खरीद के काम किया है। तो ये डेयरी प्रोजेक्ट जो आप पूरा चला रहे हैं, उससे कैसे उसको मैनेज करें, कैसे फ्रूटफुल है वो किसानों के लिए, वो भी थोड़ा सा सर बताएं। मैं तो आपको पहले ये जानकारी दूँ कि बरौनी डेयरी का जो सर्विस एरिया है वो 4 जिला में है, क्योंकि मैं बरौनी डेयरी से भी संबंध रखता हूँ। तो उसका 4 जिले का सर्विस एरिया है, पूरा बेगूसराय, पूरा खगड़िया, पूरा लखीसराय और पटना जिला का बाढ़ मंडल, और इसमें 2200 सोसाइटी है। और ये जो हमारा एरिया है, इस एरिया में छोटी बड़ी बहुत सारी प्राइवेट डेयरियाँ भी काम करती, बहुत सारी प्राइवेट डेयरियाँ काम करती हैं, और उसमें आप पाएंगे कि 20 लाख लीटर पर डे का कमर्शियल प्रोडक्शन है। अच्छा, आपके जानकारी के लिए मैं शेयर करूं, अभी वर्तमान में 7 लाख लीटर दूध पर डे बरौनी डेयरी का कलेक्शन है। अच्छा। और अन्य जो छोटी बड़ी डेयरियां हैं, होम कंजम्पशन है, मार्केट कंजम्पशन है, तो मोटा मोटी आप मान के चलें कि 20 लाख लीटर का कमर्शियल प्रोडक्शन बरौनी दुग्ध संघ के सर्विस एरियाज में है। दूसरी चीज़ की, कोरोना काल में जो भी प्राइवेट डेयरी थी, उन्होंने किसान के दूध को औने पौने भाव में लिया, किसी ने बंद किया हफ्ता भर, किसी ने कुछ, लेकिन दुग्ध संघ बरौनी के ऊपर जो भी परेशानियां हो, उनके प्रबंधन, उनके बोर्ड चेयरमैन के ऊपर जो भी परेशानी झेलना पड़ा हो, लेकिन वो अभी वर्तमान के समय, आज के दिन तक नियमित रूप से उन्होंने दूध की खरीदारी की है और उसका भुगतान
क्या है ऊपर से, और कोरोना काल में समिति के माध्यम से, संघ के माध्यम से जितना संभव हो पाया है उन्होंने सैनिटाइजर, मास्क, गमछा, विभिन्न चीज़ों को वितरण करने का भी काम दूध संघ के माध्यम से किया गया है। अब इसमें मैनेजमेंट करने की जहाँ तक सवाल रही एज ए किसान कि हम उसको क्या करें, तो आगे का भविष्य पता नहीं, लेकिन वर्तमान परिस्थिति तक जो मूल रूप से सशक्त किसान हैं उनको कोरोना से आर्थिक या उनके क्रियाकलाप कार्य विधि में बहुत परेशानी नहीं आया है। ये मैं आपको सत्यता से रूबरू करा रहा हूँ। लोग हाय तौबा करने में ना जनरली एक क्या है कि अभी कोरोना चल रहा है, आप किसी के पास आपका पैसा बकिया उसको कहिए तो कहेगा कोरोना काल बीतने दीजिए। मतलब लोगों ने उसको अपना एक हथियार बना लिया है, लेकिन इन जनरली ऐसा है नहीं। मतलब किसानों को बहुत ज़्यादा परेशानियां नहीं हो रही हैं। हाँ, अब ऐसी परेशानियां कि उनके बच्चे बाहर हैं या कुछ इस तरह के अलग अलग टाइप की परेशानियां, लेकिन कोरोना से पशुपालन करने में बहुत कोई परेशानी है ऐसा बात नहीं। तो आप जैसे डेयरी प्रोजेक्ट चला रहे हैं और आप उसके दुग्ध समिति के चेयरमैन भी हैं, तो जो किसान या जो भी पशुपालक अगर इस तरीक़ा के डेयरी प्रोजेक्ट में आना चाहते हैं तो उनको कैसे इस पर काम करना चाहिए, कैसे मैनेज करना चाहिए, वो थोड़ा सा बताएं। अब उसके लिए क्या है ना कि अगर आप पशुपालन करना चाहते हैं और तो सबसे पहली चीज़ तो है कि आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए एकदम ज़बरदस्त, कि कुछ भी हो जाए हम टिके रहेंगे। ये बहुत ज़रूरी है, इसके बिना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी का जो नया आधुनिक दौर है, ग्लैमर वाली जो दुनिया है कि आपको एंड्रॉयड चाहिए, 220 बाइक चाहिए एकदम हैवी, और आपको रेस्टोरेंट में खाना चाहिए, तो ये दोनों चीज़ें का क्या कह सकते हैं समायोजन करना कि आप गोबर भी उठाएंगे। एक देहाती कहावत है सर, हमारे पूर्वजों ने कहा है कि नित्ता खेती दोनों टाइम गाय जेने देखे ओकर जाए। तो पशुपालन और कृषि ये दो एक ऐसे काम हैं कि आप उसको कृषि को रोज़ देखिए और गाय को दोनों टाइम देखिए, सुबह और शाम। और अगर आप नहीं देख पाते हैं तो नहीं करिए। तो मैं वैसे युवाओं को कहना चाहूँगा कि बाकी सारी चीज़ें खुद ब खुद हो जाएगी। गौशाला हो जाएगा, उसका फीडिंग, ब्रीडिंग, कीपिंग सब कुछ हो जाएगा, रख रखाव समय के साथ आप सीखते चले जाएंगे। लेकिन एक तो जज्बा होना चाहिए और एक रूटीन होना चाहिए। आप ऐसा नहीं है किराना का दुकान है, एक दिन नहीं चलाना है, शटर गिरा दीजिए। लेकिन पशुपालन एक ऐसा काम है कि जिसको आपको नियमित करना है, चाहे मतलब दुनिया इधर की उधर हो जाए, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, कोरोना आ जाए, आपको गाय को खाना देना है, उसका व्यवस्था करना है, दूध निकालना है। ऐसा नहीं चलेगा कि आज सुबह का दूध शाम, शाम का दूध सुबह, ऐसा नहीं चलेगा। तो अगर इतना है कि आपको दृढ़ इच्छा शक्ति भी है, पेशेंस भी है और नियमितता है अपने जीवन में, तो आप कर सकते हैं। आप एक दूसरी चीज़ ये भी गौर किए होंगे कि आजकल जो आधुनिक युग में बीमारियां आ रही हैं कि आप सुनेंगे कि यंग लड़का है और वो कहेगा कि हमारा शुगर लेवल बहुत हाई हो गया है, बीपी लेवल बहुत हाई हो गया, लेकिन शायद ही आपको कोई ऐसा किसान मिला होगा जिसका शुगर और बीपी हाई हुआ। सही बात। उसका क्या कारण है कि उसका जीवन जो है ना वो नियमित है। सुबह 4 बजे उठना है, गाय को खाना देना है, दूध निकालना है, ये करना। वो अपने अभी के ग्लैमर दुनिया का क्या पहचान है कि 8 बजे में सो के उठना। अगर जो सुबह 4 बजे उठ गया तो वो इस दुनिया का नहीं है, मतलब उसकी लाइफ में रहीसी नहीं है। रहीसी का पहचान है 8 बजे उठो। तो 12 बजे रात को सो, 1 बजे रात को सो। किसान 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक लेटेस्ट सो जाते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं जिसके जीवन में रूटीन होगा, अब फिर आप मैनेज करिए, आप उसको अपना हैंड्स बनाइए, दूसरा हैंड्स बनाइए, सब्स्टिट्यूट बनाइए, फिर आप मार्केट में घूमिए। 220 भी चलेगा, मोबाइल भी चलेगा और रेस्टोरेंट भी चलेगा, नो डाउट। मतलब आपके कहने का मतलब है जो कृषि क्षेत्र के उसको और आधुनिकता दोनों का सामंजस्य लेकर ही चलना हाँ, सामंजस्य लेके चलना पड़ेगा। आप ये चाहेंगे कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन हमारे बहुत सारे जानने वाले हैं जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया और उनको लगा कि मैं अब हो गया कॉरपोरेट, और फिर वो लंबी लंबी गाड़ियों में घूमने लगे और सर्किल अटेंड करने लगे, लेकिन नियमित रूप से गाय को उन्होंने ध्यान नहीं दिया या कृषि को ध्यान नहीं दिया, तो फिर 1-2 साल में फेल कर गए। और ये जो फेल करने वाली कहानी है ना, ये बड़ा दुखदाई है। आप अगर खुद फेल होते हैं तो हजारों सैकड़ों को लेके आप बह जाते हैं। वो एक एग्जाम्पल होता है, फलनमा बेटा गाय पोसलके, आप बुढ़िएले, अब तहूँ पोस के बुढ़िए भी। तो अब आने वाली जो पीढ़ी कर भी सकती थी उसको भी आप लेके बह गए। अच्छा सर, इतना ये जो आप पूरे पशुपालन के क्षेत्र में या फूड प्रोसेसिंग या डेयरी प्रोजेक्ट में काम कर, तो इसके लिए कहीं से आपने ट्रेनिंग लिया स्पेशल, कि ऐसे ही अपने अनुभव से काम कर रहे हैं? जिस दिन मैं आया इसको काम करने के लिए तो उस समय तक हमने कोई ट्रेनिंग वेनिंग नहीं ली थी प्रॉपर।
मैं बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का छात्र रहा हूँ और मैं सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग का काम करता था। तो वहाँ क्या था ना कि मूल रूप से ना जब आप सीबीएसई का सिलेबस देखेंगे 9 और 10th क्लास में, तो उसमें पढ़ना होता है एनिमल हस्बेंड्री, फूड रिसोर्स, और उसमें एनिमल हस्बेंड्री, गॉटरीज, फिशरीज, और उसके बाद क्या कहते हैं कि ये आवर इन्वायरमेंट का चैप्टर है, यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यूज ऑफ एग्रीकल्चर वेस्टेज। तो इस प्रकार के जो सिलेबस थे, तो मैं विभिन्न स्कूलों में जाता था तो वहाँ कहीं पे ये नहीं देखने को मिलता था, ना बच्चे इंटरेस्टेड थे इन चैप्टर को पढ़ने के लिए, ना टीचर्स पढ़ाते थे और ना पेरेंट्स भी। जैसे पेरेंट्स आवे तो ये नहीं पूछते थे कि हमारा बेटा एक सफल मानव कैसे बनेगा, वो पूछते थे इंजीनियर कैसे बनेगा, डॉक्टर कैसे बनेगा। तो हमें ना अंदर से ये चीज़ें चुभती थी। अच्छा, पहले मानव बना लो यार, फिर सब कुछ बन जाएंगे खुद ब खुद। अब सिलेबस बनाने वालों ने कितना सोच समझ के बनाया कि आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी पढ़ना है, आपको इथेन मीथेन भी पढ़ना है, और आपको नाउन प्रोनाउन भी पढ़ना है, आपको बाल के बाल को बाल का भी पढ़ना है ना, आपको सब कुछ पढ़ना है, लेकिन साथ ही साथ कृषि भी पढ़ना है। 9th में है, 10th में है। क्यों है? क्योंकि आप जब ऊपर के वर्गों में जाएंगे तो आप डिसाइड करें कि आपको क्या पढ़ना है। लेकिन दुर्भाग्य है, मैं नाम नहीं लूँगा, आप अपने बेगूसराय ज़िला के एक स्कूल के बच्चे हमारे यहाँ गए थे, 11th के बच्चे थे, 40 बच्चे लैब प्रोजेक्ट ट्रेनिंग में हमारे फार्म पे, और वहाँ लहलहाता हुआ सरसों फूल दिया था, और बच्चे गाड़ी से उतरते ही कह रहे हैं वाह क्या फूल है सर, ये कौन सा फूल है। तो उनके साथ में जो 2-3 टीचर गए थे, वो उनका शर्म से गर्दन झुका और शाम के आते वक्त तक झुका रहा। रीजन कि वो बच्चे कहाँ के थे, यहीं रामदीरी, सिहमा, खमहार, महनपुर, रजौरा, 10-15 किलोमीटर के रेडियस का, और वो बच्चे सरसों को पहचानने को तैयार नहीं। मैं जब पूछा क्लासरूम में कि आपके घर में तेल कौन सा आता है, तो वो आसानी से कह रहे हैं टेलीफोन ब्रांड, फॉर्चून ब्रांड, जो घर में तेल आ रहा है। उनको ये पता ही नहीं कि सरसों भी कोई चीज़ है जिसका तेल बनता है। अच्छा। तो जब बेगूसराय के बच्चों का ये हाल है, ठीक है आप गाय मत पालो, आप खेती मत करो, लेकिन आपको ये तो पहचान होनी चाहिए कि दूध जो है इसमें क्या टॉक्सिसिटी तो नहीं है, इसमें किसी ने टेस्ट वाइज वो तो दूध न फटने के लिए कुछ मिलाया तो नहीं है, कोई ऐसे केमिकल्स तो नहीं मिले हुए हैं। तो आप जैसे क्या है ना, आप गांव का जो ठेठ किसान है, उसको आप बाजार का जो ये दूध है जो फटता नहीं है, उसमें कुछ केमिकल्स जो मिलाते हैं, वो आप डाला हुआ अगर उसको दे दीजिए तो कह देगा ये दवाई वाला दूध है। लेकिन जो शहर के बच्चे हैं वो नहीं बता पाते हैं। तो आप कम से कम इनको मानव जीवन जीने की तो बेसिक नॉलेज दीजिए। तो आपने कहाँ से ट्रेनिंग ली? तो हमने वहाँ पे ये सोचा कि एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे जहाँ पे बच्चों को ये इन चीज़ों का प्रशिक्षण देने का प्रयास करेंगे। और फिर हम गांव आ गए, शुरू किया, और शुरू करने के बाद सरकारी संस्थानों के माध्यम से, जैसे जिला गव्य विकास निदेशालय की तरफ से ओम प्रकाश गुप्ता हैं यहाँ पे जिला गव्य तकनीकी विकास पदाधिकारी, उनके सहयोग से NDRI करनाल में प्रशिक्षण प्राप्त किया। फिर दुग्ध संघ बरौनी के सहयोग से कोल्हापुर मिल्क यूनियन में, फिर NDDB आनंद गुजरात में, बिहार वेटनरी कॉलेज में, विभिन्न संस्थानों में उसके बाद सीखने सिखाने का कार्यक्रम चला है। लेकिन उन सभी किताबी ज्ञानों पे भारी पड़ता है कि आप खुद की गाय पालिए। अच्छा। आप 50 हाथी पालेंगे, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप 2 बकरी पालते हैं। करेंगे तो ये प्लानिंग हो गई, और जो एग्जीक्यूट किया आपने, इसी का महत्व है। सर, आपने ना सिर्फ खुद कृषि के क्षेत्र में आए और सभी फैकल्टी में काम भी किया, बल्कि आप बच्चों को कृषि के क्षेत्र में प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। तो वो किस तरीका का प्रशिक्षण है और क्या आप बच्चों को बताते हैं? बच्चों को ना वही जो हमने आपको अभी बताया कि कृषि, पशुपालन, फिशरीज, गॉटरीज, जो भी चीज़ें उनको पढ़ने हैं किताब में, वो मैं उनको पहले तो दिखाना चाहता हूँ। अभी ना बड़ा कॉम्प्लिकेशन है, आप सरकार के नज़रिए से ले लीजिए, साइंटिस्ट के नज़रिए से। अभी ना एक है कि देसी गाय, A1 मिल्क, A2 मिल्क, आपने शायद सुना होगा कि देसी गाय का इतना कीमत है, दूध का ये है। तो आपको पहले तो ये जानकारी होना चाहिए ना कि देसी किसको कहते हैं और विदेशी किसको कहते हैं ना। सही बात। अब बच्चों ने दिमाग में धारणा बना ली कि उजली गाय जो है वो देसी। बच्चों को छोड़िए, बड़े लोगों की धारणा है कि उजली गाय जो है देसी है और वो पीली जो है वो विदेशी है। ऐसा नहीं होता है। देसी मतलब क्या हुआ कि हमारे भारतीय मूल की जो गाय हैं, 36 देसी नस्लों की गाय। अच्छा। नाम नहीं पता है,
मैं आपको ऑन रिकॉर्ड डाटा बताता हूं, हमारे माइक्रो ट्रेनिंग सेंटर से 11,000 पशुपालक किसानों के प्रशिक्षण हुए हैं। अच्छा। बच्चों की बात आप छोड़िए, दुग्ध संघ बरौनी के सहयोग से हमने 11,000 पशुपालक किसानों को प्रशिक्षण दिया है, और उसमें 10 किसान हमको ऐसे नहीं मिले हैं जिसने 5 देसी गायों के नाम बताया। और हम गाय पालते हैं, कितने शर्म की बात है हमारे लिए कि हम गाय पालते हैं, गाय हमारी माता है और नाम नहीं पता है। तो हम क्यों, कैसे सर्वाइव करेंगे? हम झूठ मूठ का कह देते हैं कि कृषि में लाभ नहीं, पशुपालन में लाभ नहीं। तो प्रशिक्षण में ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हमारी जो गाय हैं ये किस नस्ल की हैं, इसकी कैपेबिलिटी क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है, कौन से गाय पाल के हम दूध की मात्रा ज़्यादा ले सकते हैं, कौन सी नस्ल के गाय को पाल के हम उसके दूध में गुणवत्ता ले सकते हैं, हम कौन सी नस्ल के गाय को पाल के उसके गोबर गौमूत्र का उपयोग कर सकते हैं। अभी क्या है ना, फिर मैं वही बताऊंगा कि जगह जगह इंसिडेंट होते रहते हैं। मैं बेगूसराय गौशाला जो है उसमें बैठा हुआ था, विनोद हिसारिया साहब थे, वहाँ पे एक महान भाव पहुँचे और उन्होंने कहा कि अरे आप विदेशी गाय पालते हैं, देसी गाय पालिए। नहीं, गाय पालते हैं, और वहाँ चर्चा चल रही थी कि घाटा हो रहा है। उन्होंने कहा कि आप ना देसी गाय का गोबर गौमूत्र का उपयोग करिए, 150 रुपये लीटर गौमूत्र बिकता है, 100 रुपये किलो गोबर बिकता है। हमने उनसे पूछा कि किस नस्ल की, तो ये अरे गाय है ना देसी। हम कौन सी देसी नस्ल की? आप बिहार की जो मूल बछौर नस्ल बोलते हैं, जिसका बैल बनाते थे हमारे पूर्वज, उस नस्ल की अगर गाय पालते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा उपयोगी है बनिस्पत कि आप अन्य राज्यों के प्रवासी गाय को यहाँ लाते हैं। तो ये जानकारी नहीं है, सिर्फ हम हाथ तो मचा रहे हैं, किसी ने बोल दिया फिर उसके पीछे दौड़ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा तो क्या यही सब बच्चों को बताने के पीछे क्या रीजन रहता है? बच्चों को बताने के पीछे एक तो उनका सिलेबस है। अच्छा। उनको पढ़ना भी है। आप फ्लुएंटली, आप जब जैसे मान लीजिए कि हम आपको कहें कि सर आप लाल किला के बारे में पढ़ लीजिए, और आप पढ़ लिए, लेकिन एक बार ना आपको लाल किला हम घुमा दें, दोनों में ज़्यादा फ्लुएंसी आप में किस में ज़्यादा? जो देख के आएंगे। तो उनको ना पढ़ना होता है, पशुपालन भी पढ़ना है, खेती भी पढ़ना है, बागवानी भी पढ़ना है, मछली पालन, बकरी पालन, छोटे छोटे ही सही, लेकिन तो पढ़ना है। तो सबसे पहले तो उनको दिखाते हैं, तो देख के उनको समझ में आती है बहुत सारी चीज़ें। और दूसरा एक मकसद, मेरा पर्सनल मकसद है कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, उससे पहले मानव बने बच्चे। इसके लिए मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं कि एनडीडीबी के गाइडलाइन में जो हमारे यहाँ किसानों को प्रशिक्षण दी जाती है, उसमें अच्छी खासी मात्रा में बरौनी डेयरी स्पॉन्सर करती हैं, हमारे लिए ट्यूशन फीस देती हैं, किसानों के लिए भोजन का देती हैं, और फिर आने जाने का किराया देती है किसानों के लिए। लेकिन जो बच्चे हमारे यहाँ जाते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरा पूरे भर दिन का समय, जिसका कि उसके एवज में अलग अलग संस्थान बहुत अत्यधिक पैसा देती हैं, लेकिन मैं बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे वो निजी स्कूल के बच्चे हों, चाहे गैर सरकारी, सरकारी, कोई भी बच्चे किसी भी स्कूल के हों, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सुबह से लेकर शाम तक उनको गाय पालन, वर्मी कंपोस्ट, गोबर गैस प्लांट, एजोला, सैलेज मेकिंग प्रोसेस, मतलब फूड प्रोसेसिंग यूनिट, इन सारी चीज़ों का बारीकी से ज्ञान देता हूं। और मैं आपको एक जानकारी बताऊं कि 2013 में हमने गौशाला खोला और ट्रेनिंग सेंटर तब स्थापना नहीं हुई थी। 14 में ही हमारे यहाँ गोपालगंज से कुछ बच्चे आए थे, चैतन्य गुरुकुल ट्रस्ट से, उसमें एक डीडीसी के बच्चे थे, और वो बच्चा इधर फ़ोन करके बताया कि सर मैं एग्रीकल्चर से बीएससी कर रहा हूँ। अच्छा। मुझे उसी दिन से इंटरेस्ट जगा कि मुझे एग्रीकल्चर पढ़ना चाहिए। तो जब बच्चों को आप बताएंगे तभी तो ना। अभी तो हम क्या करते हैं, इधर गाय की तरफ देखो मत, सब कुछ ठीक है, गाय गोरू करेगा, खेती करेगा, ब्याहे नहीं होगा। मतलब ये कितना बड़ा कॉम्प्लिकेशन है कि मानवीय सभ्यता की आधार स्तंभ है कृषि और पशुपालन, और दूसरी तरफ आप इस काम को करेंगे तो सबसे मूल काम है कि जीवन की मानवीय संरचना को बढ़ाने के लिए दाम्पत्य जीवन का होना जरूरी है, तो आपके शादी नहीं है। उस शादी करने के लिए आपको इंजीनियर बनना पड़ेगा, आप फिर दाना उगाने के लिए इंजीनियरिंग छोड़ के आइए तो गाली पड़ेगी। अच्छा। तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो क्या किसानों को भी आप इस ट्रेनिंग देते हैं कि सिर्फ बच्चों को ही? अभी नहीं, किसानों को हमने आपको बताया ना, दूध संघ बरौनी के सहयोग से हमारे यहाँ माइक्रो ट्रेनिंग सेंटर चलते हैं, उसमें 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न गाँव के किसानों आते हैं, और अभी तक हमने 11,000 किसानों को ट्रेनिंग दिया है। और दूसरा एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय ICAR
पूसा नई दिल्ली के सौजन्य से भी प्रोजेक्ट चलते हैं, उसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना है, वो भी चलता है, और एक किसान पाठशाला चलता है बेगूसराय आत्मा के सौजन्य से। तो कमोबेश विभिन्न प्रकार की योजनाओं के तहत हमारे यहाँ प्रशिक्षण कार्यक्रम चलते रहते हैं। सर हमने ऐसे तो थोड़ा सा विषयांतर हो जाएगा, लेकिन मैं जानकारी चाहता हूँ कि जब भी मैंने टाउन हॉल में भी कितने बार प्रोग्राम देखा है कृषि का, तो जो कोई प्रशिक्षण होता है या कार्यशाला होता है खरीफ फसल पर लेकर होता है, या आप उसको क्या क्या खेती करने के जो तरीके आते हैं अलग अलग, उसके बारे में बताया जाता है। लेकिन मुझे लगता है भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन बस आधे घंटे 1 घंटे का प्रशिक्षण में लोग पूरा प्रशिक्षण दे देते हैं। तो कैसे उसको, आपको कितना लगता है कि आपके बातों से तो लगता है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है ये सब? अच्छा, 2 चीज़ें हैं, एक है कि ये तो हो जाएगा सवालिया निशान उठाना, लेकिन एक है कि काम को करना और दूसरा है कि काम को शो करना। तो आप करना क्या चाहते हैं आप, मैं बार बार आपको बताना चाहता हूं, और आप ये जानिए कि अभी भी इस करप्शन, अभी कहते हैं ना हम लोग कि करप्शन का दौर चल रहा है, हर जगह घुसखोरी है ये वो। इस दौर में भी दुग्ध संघ बरौनी जो है किसानों के लिए मसीहा के रूप में काम करती है। उसके सहयोग से 2200 समितियां चलती हैं और किसानों का बिना दायां बायां किए उसको उसका कीमत मिलता है, और उसके सौजन्य से हमारे यहाँ प्रशिक्षण होते हैं। सुबह 10 बजे किसान आते हैं, शाम को 5 बजे जाते हैं, और मैं खुद संतुष्ट नहीं हो पाता। अच्छा। फिर 1 महीने बाद उस किसान के दरवाजे पे जाते हैं, फॉलो अप प्रोग्राम बोलते हैं, और वहाँ जाके फिर उनसे ये जानने का प्रयास करते हैं कि आपने जो प्रशिक्षण लिया उसको इम्प्लीमेंट किया या नहीं किया, और इम्प्लीमेंट किया तो उससे क्या एडवांटेज हुए या क्या डिसएडवांटेज हुए। तो बहुत टिपिकल टास्क है। आप ना सिंपली ये समझिए सर कि आप अगर स्टूडियो में, अदरवाइज नहीं लेंगे, आप अगर स्टूडियो में काम करते हैं तो आपको एक ही चीज़ देखना है कि गेस्ट को रीड करना है, ये किस फैकल्टी का गेस्ट है, इसके क्या सवाल हो सकते हैं। कोई अगर मान लीजिए कि मतलब व्यापारी है, चावल दाल बेचता है, तो उसको सिर्फ उसके इन्स आउट भाव को पता करना है, बेचना है। लेकिन कृषि जो एक कार्य है, मोबाइल बनाने की कंपनी में जो लड़का काम करता है तो उसको बने बनाए पैटर्न या कुछ क्रिएटिव पैटर्न्स भी लाने होंगे, ऐसा मैं नहीं कहता। लेकिन कृषि जो है ना, इसमें बहुत सारी विविधता है। आपको इकोनॉमिक्स भी देखना पड़ेगा कि पैसे कहाँ से लाने हैं, कहाँ देने हैं, खाद बीज फलाना ठिकाना, गाय का चारा दाना। फिर आपको भू साइंस भी पढ़ना है कि मिट्टी में नमी है, इसकी जोताई उपयुक्त होगी या नहीं होगी ना। तो आपको ये भी पढ़ना, मौसम विज्ञान भी पढ़ना है कि इस बार बारिश होगी कि नहीं होगी, धान लगाएं कि ना लगाएं। आपको केमिकल साइंस भी पढ़ना होगा कि डीएपी कितना दें, यूरिया कितना दें, गाय को हम कैल्शियम पिलाएं या ना पिलाएं, डिवर्मर दें या नहीं दें। आपको मेडिसिन सेक्टर में भी काम करना, और बहुत सारी अर्थशास्त्र से लेके अध्यात्म। अच्छा, हम लोग पूजा पाठ भी करते हैं। हर एक कृषि के जब जब फसल आते हैं तो फसल के अनुरूप हमारे पूजा पाठ होते हैं। अच्छा, आप देख लीजिए ना, छठ पर्व है तो उसी के समय में गन्ना चढ़ाते हैं, उसी के समय में वो सुथनी चढ़ाते हैं, सिंघाड़ा चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि उस समय में उसका उत्पादन होता है और हम ईश्वर की आराधना करते हैं अपने प्रथम उत्पाद के साथ। आप कोई भी पर्व ले लीजिए, तिला संक्रांत ले लीजिए, चूड़ा दही लाए मुढ़ी होगा, वो धान के कटनी के समय में होगा। हर एक पर्व जो है वो कृषि से जुड़ा हुआ है, और हम कृषक जो हैं अपने आराध्य का पूजा अपने उत्पाद से करते हैं। तो उसमें ना बहुत सारी चीज़ों को, आप ना गाय जो पालते हैं ना, हम जैसे किसान हैं तो हमारे यहाँ जनार होगा, उसमें जादव भोजन कराते हैं, जैसे ब्राह्मण भोजन होता है तो जादव भोजन कराते हैं। वो भी किसान को देखना है। मतलब साइंस से लेके अध्यात्म तक और इकोनॉमिक्स से लेके स्पिरिचुअलिटी तक हर एक चीज को आपको देखना होगा। इतना कॉम्प्लिकेशंस हैं इसमें। अच्छा सर, जैसे अभी तो आप किसानों को देते हैं, आप बच्चों को भी प्रशिक्षण देते हैं, तो क्या उनकी जो घर में महिलाएं होती हैं उनके भी इकोनॉमिक के लिए आप कुछ कार्य करते हैं? वो तो नेसेसरी है। जैसे प्रशिक्षण में जो 15 पुरुष आएंगे तो उनकी महिला आएंगी, नहीं तो फिर प्रशिक्षण अधूरा रह जाता है। क्योंकि अभी ना महिलाएं जो हैं वो बहुत काम करती हैं। आप देखें कि महिलाएं घर में दाना पका रही हैं, गाय को खिला रही हैं, तो उनका प्रशिक्षण में होना बहुत ज़रूरी होता है, और आते भी हैं। मतलब जो समिति से किसान आती हैं तो उसमें 25 महिलाएं होती हैं, 15 महिलाएं होती हैं और 15 पुरुष होते हैं। अच्छा, तो उन लोग को भी आप ट्रेनिंग या प्रशिक्षण जी देते हैं? अच्छा सर, ये जितना भी आप काम कर रहे हैं तो इसमें सरकारी स्तर पर या प्रशासनिक स्तर पर क्या सहायता मिलती है? मतलब आप कह सकते हैं एप्रिसिएशन की तो कमी नहीं है। हमारे जैसे मतलब
आप कह सकते हैं कि छोटे किसान के लिए, जिसके पास, मैं बेसलेस किसान हूँ, हमारा खुद का न गाय बांधने तक की ज़मीन नहीं है, और हमारे जैसे किसान के लिए मतलब बेगूसराय जिला प्रशासन से लेके, जिला पदाधिकारी से लेके केंद्रीय मंत्री तक हमारे कामों को सराहे हैं। सब लोग हमारे दरवाजे तक आए हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आर्थिक रूप से बहुत मदद की मैं आशा भी नहीं करता हूं, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि जितने दिन हम चक्कर लगाएं इन कार्यालयों के और बहुत करें। मैं शुरुआती समय में ओम प्रकाश गुप्ता जिला गब्य तकनीकी विकास पदाधिकारी के सहयोग से समग्र गब्य विकास योजना में एक ऋण प्राप्त किया था भारतीय स्टेट बैंक से, उसमें 50% सब्सिडी थी। उसके बाद कमोबेश मैं बहुत सारी योजनाओं में इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहता हूं, लेकिन चाहे वो जिला कृषि पदाधिकारी हों, चाहे वो जिला अधिकारी बेगूसराय हों, बहुत सारे जिला अधिकारी, सीमा त्रिपाठी, राहुल सर, उससे पहले और भी मनोज श्रीवास्तव, ये सब लोग हमारे यहाँ, मनोज कुमार, ये सब लोग हमारे यहाँ तक गए। एज ए कॉम्फेड एमडी रहते आदर्श तितरमरे, सीमा त्रिपाठी, एन विजया लक्ष्मी कॉम्फेड एमडी, इन सारे लोगों का आगमन मेरे प्लांट पे हुआ। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह, अभी वर्तमान के जो हमारे सांसद हैं गिरिराज सर, इनका बड़ा सहयोग रहता है, टाइम समय समय पर अप्रिसिएट करते रहते हैं। पूर्व सांसद भोला बाबू का हमारे यहाँ बहुत सहयोग रहा है, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना के लिए उन्होंने ही रिकमेंड किया है। और मेरा अपना मानना है कि जब आप काम करेंगे और आप में काम करने की जज्बा है तो दुनिया आपके पीछे रहेगी और सब लोग मदद करेंगे, ऐसा नहीं है, खूब करते हैं। लेकिन आप अगर कुछ नहीं करेंगे और चाहेंगे कि कोई आएगा और क्रांति रथ की बागडोर लेके और हमें मझधार को पार करेगा, तो ऐसा बड़ा मुश्किल। सर हमारा मतलब फाइनेंस से था, लेकिन फिर भी फिर आखिरी में एक सवाल यही जानना चाहेंगे, क्योंकि मैंने भी कितने क्षेत्रों का दौरा किया और देखा किसान जो है सबसे ज़्यादा जो फेस कर रहे हैं वो है फाइनेंस है। तो हम आपके माध्यम से फिर से एक बार ये जानना चाहेंगे कि जो छोटे किसान हैं जो चाहते हैं कि डेयरी प्रोजेक्ट में आए या फूड प्रोसेसिंग में आए या पशुपालक बने, तो फाइनेंस की जो कमी है उसको कैसे करें? क्या नाबार्ड की तरफ से भी कुछ इस तरीका के, नाबार्ड भी तो बहुत चलाती, कि उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, या अन्य वित्तीय संस्थानों से कैसे? मैं इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन में तो नहीं जाना चाहता और मुझे जानकारी भी नहीं है, चूँकि मैं तो किसान हूँ, इन फील्डों की जानकारी नहीं रखता। लेकिन कमोबेश हमारी अभी एक मीटिंग हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, माननीय मंत्री बिहार सरकार पशुपालन कृषि मंत्री, उसमें हमारे दूध संघ के माननीय अध्यक्ष विजय बाबू, सुनील रंजन मिश्रा हमारे एमडी साहब, और 4-5 दूध समिति के अध्यक्ष महोदय हम लोग थे। तो उसमें उन्होंने बताया कि अभी ना अब पशुपालक किसान को भी केसीसी दिया जाएगा। अच्छा। किसान क्रेडिट कार्ड, और जिनके पास जितनी गाय हैं प्रति गाय कुछ 30-40 हज़ार रुपये से केसीसी मिलेगा। और आप उसमें ज़रूरी नहीं कि आपके पास ज़मीन हो, आप बटाईदार भी हैं, आप कैसे भी आप गाय अगर पालते हैं तो आपको केसीसी मिलेगा। ये आर्थिक सहयोग है। दूसरा, एक सरकार की बहुत अच्छी योजना है समग्र विकास योजना, उसमें लिमिटेशन है कि 20 गाय का 5, 10 गाय का इतना, 20 गाय का 100-150, 2 गाय का 100-150, लेकिन वो अच्छी योजना है और उसमें सब्सिडी आती भी है, सहयोग मिलता भी है। लेकिन एक आप इसको अदरवाइज ना लेंगे और ये मतलब किसान अपने स्तर से ये समझ सकते हैं कि किसान विरोधी स्टेटमेंट है, लेकिन मैं भी एक किसान हूँ, मैं जितना समझता हूँ और ग्रामीण माहौल में जितना घूमता हूँ, एक हम किसानों में भी कमी है। अच्छा। कि हम जो पैसा ऋण लेते हैं, ये क्यों ऋण लेते हैं, कैसे लेते हैं, कहाँ से लेते हैं और करना क्या है और करते क्या है, ये मुझे पता नहीं होता है। अच्छा। हम किसानों को, हम जब पैसा लेते हैं तो उस समय अगर ज़रूरत पड़ी तो घूस दे दिया, 1 लाख लिया, उसमें 20,000 रुपया घूस दे दिया, तो 80,000 हमारे हाथ में आया। तब हमको लगता है 20,000 घूसे ले लिया, देंगे काहे को। तो ये सब जो पेंच है ना, अब फिर हम एनपीए हो गए तो हमारा बैंक का क्या गया तो हमारा क्रेडिट गया। तो अभी जो सरकार बड़ा मुहिम के साथ चल रही है, 12,000 करोड़ रुपया हम केसीसी को देंगे, बार आप न्यूज़ में भी शायद देखते छपते होंगे। लेकिन मेरा अपना जो सोच है, हम समिति के माध्यम से भी दूध संघ को फॉर्म भेजे हैं, सारे समितियों से जा रहा है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि शायद ही कोई किसान होंगे जिनको ये इस ऋण का फ़ायदा मिल पाएगा, क्योंकि जब बैंकर से बात होती है तो वहाँ पर पता चलता है कि 90% किसान एनपीए में है, चाहे वो ट्रैक्टर लोन के एनपीए में हो, केसीसी के एनपीए में हो या कैटल फार्मिंग के लोन के एनपीए में हो। इससे लोग उबर नहीं पाते हैं, पैसा को डेविएट कर देते हैं। एक तो जब जिनको बड़ा लोन होता है वो अपने आप को ग्लैमर दुनिया में समझने लगते हैं, दूसरा छोटे लोन वाले भी
कभी घर बना लिए, कभी काम अच्छा ही करते हैं, लेकिन हमको ये मेंटेन करना पड़ेगा इस आधुनिक दौर में। ये थोड़ा सा अटपटा लगता है सुनको कि मतलब ऋण को जिस काम के लिए लिया उसी में लगाना, उसी में लगाना, तभी तो आप रिटर्न दे पाएंगे ना। अगर आप घर बनाने के लिए लोन ले तो उसके हाउसिंग लोन लीजिए, अलग प्रेशर होगा। लेकिन हम किसानों को, इसमें किसान का भी दोष आप नहीं कह सकते, हमारे यहाँ सिंगल विंडो सिस्टम नहीं है, एजुकेट नहीं है। हम ना किसान को है दृष्टि से देखते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि आपके घर 2 बच्चे हैं और आपके पड़ोसी का या आपका कोई भतीजा है, और अगर वो शिक्षा मित्र की नौकरी करता है, भले ये 2 लाख रुपया घूस दे के वो बना हो, लेकिन उसके घर ना दरवाजे पे फॉर्च्यूनर लगेगी, तिलक पूरा देंगे, मामा जी को बुलाएंगे, चाचा जी को बुलाएंगे। और आपका बेटा गाय पालता है, 10 गो ट्रैक्टर है, खेती करता हो, मेरे जैसा किसान है एकदम, तो उसके लिए ना आपको पैरवी करनी पड़ेगी। फलना बाबू तनी देखती है, एगो सुंदर सनक लड़की होते तो बेटा ब्याह लेती है, सुशील लड़की होते तो ब्याह लेती है। और जबकि उधर को 14 सुशील सुंदर आ रही है तो फोटो को आप छांटते जा रहे हैं। क्यों? तो जो अब आपके जो उसके जो बाद वाला जनरेशन, वो क्या सीखेगा कि हमको लटते बुड़ते उधरे जाना है, कि हम शिक्षा मित्र बन गए, हमको पढ़ना है या नहीं है उससे नहीं मतलब है, लेकिन हमको जाना उधरे, क्योंकि उधर तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, शादी के भी, तिलक भी ज्यादा है, फॉर्च्यूनर भी लग रहा है, और इधर को भैया गाय पोस रहा है, बहुत मेहनत भी तो कर रहा है, दूध भी उगा रहा है, अनाज भी उगा रहा है, लेकिन इधर को शादियों होना आफत है। इस मानसिकता को बदलनी, हाँ, मानसिकता को बदलना पड़ेगा। और अब जैसे घर बना रहे हैं, प्रॉपर तरीका होना चाहिए कि घर अगर हम बना रहे हैं तो इसके लिए हाउसिंग लोन लें, और उसका हम सोर्स देखें कि कहाँ से इसको पूरा कर पाएंगे। हम अपने सेविंग्स से इसका लोन चुकाएंगे, लेकिन हम लोग ऐसा इन जनरली करते नहीं हैं। हमको अगर केसीसी मिल रहा है तो हम ले लेंगे, हमको उसकी ज़रूरत है या नहीं है। और फिर जो मतलब वहाँ पे बैठे हुए पदाधिकारी हैं, बैंकर्स हैं, वो भी कभी कभी यूँ कहें आप हरदम नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं कि भाई अब ये आ गया है तो कुछ दे लो, कुछ एजुकेशन लेके भी जो। अच्छा, ये जो ना एक ये भी जो एक बड़ा तगड़ा झटका है किसानों के लिए, जो माफ़ होने वाला चक्कर है। अब एक बार कभी माफ़ हो गया 2004 में, और फिर कभी पता नहीं, तो अब आज तक जो किसान लोन ले लिए हैं वो इसी आशा में कि कोई सरकार आएगी और इसको माफ़ करेगी, और ये तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा पशुपालक के लिए मतलब परेशानी का सबब है। हम कर्ज लें लेकिन उसको समय चुकाएं, हमें उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ा है। एक ना आप इसका एग्जांपल ले लीजिए कि कोई फाइनेंसर से आप अगर गाड़ी पे लोन लेते हैं तो आप उसको मतलब गाड़ी खींच लेगा कुछ इस तरह से, तो इस डर से आप उसको समय पर ऋण चुकाते हैं। लेकिन बैंक से वही आदमी अगर गाड़ी ले लेता है तो उसको चुकाता नहीं है। सेम वही कंडीशन से महाजन से किसान 3 रुपये सैकड़ा यानी 36% पे जब इंटरेस्ट रेट पे लेता है 1 लाख रुपया, तो साल का 36,000 रुपया दे के चुकता करता है, लेकिन 4% से लेकर 7% तक की केसीसी को चुकता नहीं करता, और 1 लाख का 2 लाख हो जाता है सूद का सूद। तो सिर्फ मानसिकता बदलने की जरूरत है, और मानसिकता तभी बदलेगी जब इनोवेटिव लोग आएंगे। इनोवेटिव लोग कब आएंगे? जो शिक्षित लोग आएंगे। और शिक्षित लोग कब आएंगे? जब इसमें पैसा दिखेगा और उनके उत्साहवर्धन होंगे, और जब उसको समाज भी सराहेगा। नहीं तो कहेंगे इधर तो आएगा तो तुम्हारा लुटिया गायब, तो फिर दिक्कत है। अच्छा सर, अब जो आज के किसान हैं या जो किसान के आपको आपसे प्रेरणा लेकर जो खेती के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में आना चाहते हैं, या आज के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं सर? संदेश देने लायक तो हम है नहीं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि आप जिस काम को करिए उसमें जज्बे के साथ करिए, जुनून के साथ करिए, नियमितता बनाए रखिए, और फिर सब कुछ हो जाएगा। और उसमें बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कुछ रोड मैप बनाने की ज़रूरत नहीं है, और नियमितता होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, और सब कुछ हो जाएगा। सर, हम लोग का एक ये हमारे डॉक्टर साहब हैं रोशन कुमार जी, उनका एक छोटा सा प्रयास है कि ऐसे लोग जो कुछ कर रहे हैं और समाज में छिपे हुए हैं उनको उभार के सामने, समाज के सामने लाना, उनके पास जो इनोवेटिव आइडिया है उसको भी समाज को बताना, एक छोटा सा प्रयास चल रहा है ये इंटरव्यू का। आप इसको सर कैसे देखते हैं? आपका क्या कोई शिकायत या सुझाव हो तो? नहीं, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। रोशन सर से हमारी बात हुई थी, मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहूँगा रोशन सर को कि इन्होंने जो ये काम किया है ये अपने आप में काबिल तारीफ़ है। और वो डॉक्टर पेशे से डॉक्टर हैं, और समाज के कल्याण, आप कह सकते हैं समाज के कल्याणार्थ ये कार्य हैं। क्योंकि आप किसी काम को ना, मैंने आपको पहले भी कहा ना कि किसी को आप पढ़ेंगे और किसी को आप देखेंगे, दोनों में अंतर है।
सही। मैं जब गाय पालने के लिए प्लानिंग कर रहा था ना, तो एक हमारे मित्र हैं कृष्ण कुमार कन्हैया, बहुत सीनियर है हमसे, उनके घर पे गया ना तो इतना बड़ा ग्लास में लस्सी दिया उन्होंने। हमने कहा अरे बाप रे, आप इतना खर्च क्यों करते हैं? तो वो कहे कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्ही को पिला रहा हूँ, जो लोग हमारे यहाँ आते हैं ना सबको पिलाते हैं, और जब उसके पेट तक ये लस्सी जाएगी ना तो उसको भी इच्छा होगा कि काश हम भी एक गाय पालेंगे और हमारे हमको भी मतलब इसका आनंद हम ले पाएंगे। नहीं तो क्या करते हैं आजकल लोग, चाय देते हैं, वो पीने वक्त भी मुंह पकता है, बाद में भी पेट पकता है। तो वो चाय वही पिलाते हैं जो गाय नहीं पालते हैं, तो दूध पिलाएंगे, लस्सी पिलाएंगे, छाछ पिलाएंगे। तो उसी तरह से जो रोशन सर ने ये काम किया है, इससे मतलब मान लीजिए कि अलग अलग विधा के लोग आ रहे हैं यहाँ, और उनको मतलब फिर हमारा समाज, हमारा ज़िला जानेगा, बच्चे जानेंगे, तो उनमें निखार आएगी और वो अपने काम में फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए सर, हमारे स्टूडियो में, केवी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी आपके इनोवेटिव आइडिया से फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। चलिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।